बच्चों आज है हमारा लेक्चर 145 और हम कल पढ़ रहे थे हमारा इकोनॉमिक्स में चैप्टर पावर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा भाई पावर्टी है, पर पावर्टी क्यों है। अभी हम उसके पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पावर्टी कि पावर्टी क्यों है, व्हाट आर द रीजंस। सो हम हैं पेज नंबर 38 पे। 38 पे हम पढ़ेंगे कि पावर्टी के कॉजेज क्या हैं। सबसे पहला कॉज पावर्टी का, सबसे पहला कॉज कौन सा है। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles. So सबसे पहला रीज़न है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत कम हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम। जो ब्रिटिशर्स थे वो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, उनकी पॉलिसीज़ इतनी ख़राब थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर राज किया, उनकी पॉलिसीज़ इतनी ख़राब थी कि उनकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल मार्केट था, जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, वो सब ठप हो गया। सो वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles. ठीक है, फिर सेकेंड कॉज क्या है। सेकेंड कॉज है पावर्टी का ये, अनदर फीचर ऑफ हाई पावर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। दूसरा कॉज क्या है, हमारे में गरीब और गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला और पैसे वाला। तो इतनी ज़्यादा जो इनकम की इनइक्वालिटी है, ठीक है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो यही कारण है कि हमारे जो हैं पावर्टी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। नेक्स्ट रीज़न है, वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। एक और रीज़न है जो मेजर रीज़न है, वो है हमारे यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं है। मतलब लैंड का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखो तो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़ वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। ठीक है, हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं पर हम लोग इस इशू को ढंग से कर ही नहीं पाए हैं। मतलब इस इशू को ढंग से सॉल्व कर ही नहीं पाए हैं। इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं पर हम लोग ढंग से सॉल्व क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम जब भी करते हैं वो चीज़ आधी रह जाती है। ठीक है, वो चीज़ पूरी नहीं होती है। So another feature of high poverty rate has been the huge income inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resources. ठीक है, so next है, despite many policies we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं पर अभी भी हम ढंग से इसको सॉल्व कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसीज़ लंबे समय तक चलती नहीं है। मतलब एक गवर्नमेंट चालू कराती है पॉलिसीज़ और देखते ही देखते दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, मैनी अदर सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर्टी। बाकी के फैक्टर्स जैसे सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स वो भी हैं। सोशो कल्चरल अब क्या हुआ, सोशो कल्चरल मतलब जैसे कि हम इंडियंस में मैरिज होती है तो मैरिज में एक गरीब से गरीब होगा ना तो वो बहुत खर्चा करेगा। ठीक है, फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन में मतलब शादी में इतने ज़्यादा जने नहीं आते। हम इंडियंस में शादी होती है तो मतलब दूर दूर के हम रिलेटिव्स बुला लेते हैं। ठीक है, सो मैनी अदर सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर्टी। नेक्स्ट है, स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उन्हें पैसा चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीद पाएँ, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई सेविंग्स ही नहीं होती हैं। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, उनके पास कोई सेविंग ही नहीं होती है
तो उन्हें उधार लेना पड़ता है और वो रिपे नहीं कर पाते हैं उधार लेने की वजह से, पावर्टी की वजह से। सो इस वजह से वो इंडेप्टेडनेस में विक्टिम्स हो जाते हैं। इंडेप्टेडनेस मतलब उधारी, मतलब उन पे चढ़ती जाती है। सो इतनी ज़्यादा उधारी भी एक कारण है, ठीक है। सो कौन कौन से कारण हैं? सो पहला कारण हम लिखेंगे, पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे? कॉजेज ऑफ पावर्टी। कॉजेज ऑफ पावर्टी हेडिंग डालेंगे, उसमें पहला कॉज लिखेंगे ये सारा, ठीक है। यहाँ से लेके कॉजेज ऑफ पावर्टी हम हेडिंग डालेंगे। सो कॉज कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लेके ये सारा, ठीक है, टेक्सटाइल्स तक लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड है ये, सेकंड है अनदर फीचर ऑफ हाई पावर्टी हैज़ बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है। और थर्ड है वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ, डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर, ठीक है। फिफ्थ, जो बाकी अदर सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो भी पावर्टी के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। सिंस पुअर हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पावर्टी, ठीक है। सो पावर्टी की वजह से वो चुका नहीं पाते हैं, सो वो विक्टिम हो जाते हैं इंडेप्टेडनेस के, उधारी के विक्टिम हो जाते हैं। और इसीलिए ये भी एक कॉज है और इफेक्ट है पावर्टी का, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये सब कॉजेज हुए, ठीक है। अब हम कब तक हम बोलते रहेंगे कि पुअर हैं, कब तक हम उसके रीज़न गिनाते रहेंगे? तो हमें कुछ करना होगा कि जिससे ये बाई पावर्टी चली जाए। तो अगर आप ऐसे ही सोचो नॉर्मली पावर्टी कैसे जा सकती है, तो अगर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर हमारे देश में फिनेंशियल ग्रोथ होगी, तो ही मतलब जो है पावर्टी जा सकती है। दूसरा एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन से भी जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी उनमें अक्ल आएगी और उनको पता लगेगा कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है। सो मतलब एटलीस्ट पावर्टी से बच सकेंगे, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये दो तरीके हैं, ठीक है। ये दो तरीके हैं जिनसे पावर्टी से भाई एंटी पावर्टी मेजर्स, भाई ये दो सोच है, ये दो ऐसी सोच है जिनसे हमारा देश पावर्टी से बच सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है पावर्टी को, इस पावर्टी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए? सो गवर्नमेंट स्कीम्स, अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। सो एंटी पावर्टी मेजर्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है पावर्टी के लिए? सो गवर्नमेंट क्या कर रही है पावर्टी के लिए? तो गवर्नमेंट है ना टाइम टू टाइम नई नई स्कीमें लाती रहती है, ठीक है। सो हमारा टॉपिक है एंटी पावर्टी मेजर्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है, स्कीम्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती है, अलग अलग एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स लाती है पुअर के लिए, ठीक है। सो सबसे पहली स्कीम गवर्नमेंट क्या लाई है? सबसे पहली स्कीम गवर्नमेंट पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 39 पे सबसे पहली स्कीम। सो गवर्नमेंट सबसे पहली स्कीम लाई है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMRY, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में चालू हुई थी और इस योजना का पहली स्कीम, ठीक है, PMRY। सो 1993 में ये स्कीम आई थी, पेज नंबर 39 पे है। सबसे पहली स्कीम गवर्नमेंट की। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small businesses and industries. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक स्कीम है जो स्टार्ट हुई थी 1993 में। और इस स्कीम में क्या था? ये स्कीम में
The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns. ठीक है, सो इस प्रोग्राम से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब मतलब स्वरोजगार, किसी पे निर्भर ना हो. ठीक है, सो यूथ किसी पे निर्भर ना हो, तो उसलिए मतलब जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब जो बेरोज़गार एजुकेटेड यूथ है, जो गांव वाले और छोटे छोटे शहरों वाले, तो वो उनको मदद की जाती है बिजनेस सेटअप करने में और इंडस्ट्रीज सेटअप करने में. ठीक है, सो दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो ये सबसे पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. मेन इसका काम क्या है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड, मतलब जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, वैसे लोग, उनको वो हेल्प करती है बिजनेस सेटअप करने में. ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का सेकंड प्रोग्राम है, उसका नाम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है REGP. रूरल मतलब गांव, एम्प्लॉयमेंट मतलब फिर से रोजगार, जनरेशन प्रोग्राम. एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं. आपने अभी एक ये पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पढ़ा. ठीक है, आपने प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पढ़ा, ये और ये दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है. ठीक है, सो ये कब लॉन्च हुआ था, ये 1995 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च्ड इन 1995. ठीक है, द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. इस प्रोग्राम का एम क्या था, द एम ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, इस प्रोग्राम का एम क्या था कि भाई इस प्रोग्राम के अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वही आप देखो तो सिर्फ नाम ही बदला है, दोनों का काम एक ही है. हमने प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पढ़ी और ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, खाली वो 93 में चालू हुआ था, ये 95 में. दोनों का एम एक ही है. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. इसका काम क्या है कि फिर से सबके लिए काम, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में. ठीक है, तो आगे ये मतलब ये हमारा सेकंड है. थर्ड हमारी सरकार ने कौन सी योजना लाई है, थर्ड योजना लाई है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन 1999. कब चालू हुई थी, 1999 में ये योजना आई थी. द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी. ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ये 1999 में लॉन्च हुई थी. और ये प्रोग्राम जो है वो जो पुअर फैमिलीज़ हैं, इसमें मतलब स्वर्ण जयंती, स्वर्ण मतलब सोना बोल सकते हो, जयंती ग्राम मतलब गांव वाले, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड. फिर से ये भी गांव वालों के लिए स्कीम है. सो इसमें क्या है, इसमें वॉज लॉन्च इन 1999 में लॉन्च हुई थी. और ये प्रोग्राम का एम क्या है, जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको पावर्टी लाइन से ऊपर लाना है. ठीक है, कैसे ऊपर लाना है, तो वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये लोग मिलके एक मतलब ग्रुप बनाते हैं. उसमें ये लोग जैसे बैंक से ब्याज लेते हैं, ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं आपस में, फिर कभी किसी को ज़रूरत होती है, ये आपस में एक दूसरे को हेल्प देते हैं. तो पैसे के लिए ये लोग गवर्नमेंट से सब्सिडी भी लेते हैं. ठीक है, सो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब गांव वाले खुद ही अपना एक ग्रुप सेटअप करके बैंक की तरह, एक छोटे से बैंक की तरह ऐसा होता है, और एक दूसरे को हेल्प करते हैं. ठीक है,
So the program aims at bringing the assisted poor families above the pie, organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, सो ये है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, फोर्थ नंबर है, फोर्थ हमारा फोर्थ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है, ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2000 में। इसमें क्या था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, इसमें ये 2000 में लॉन्च हुई थी, 2000 में सरकार ने लॉन्च की थी। इसमें जो स्टेट्स होते हैं, सारे जितने भी स्टेट्स हैं, सबको बेसिक सर्विसेज, मतलब सारी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ हुआ, प्राइमरी एजुकेशन हुआ, रूरल शेल्टर। ठीक है, मतलब गांव वालों को घर देना हुआ, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उनको बिजली देना हुआ। ठीक है, सो इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत इनको 2000 में, बच्चों ये जो 5th एक्ट है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में लॉन्च हुआ था। और ये जो स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको शॉर्ट में नरेगा बोलते हैं। महात्मा गांधी NREGA, नरेगा NREGA। ये इनमें मतलब 5 स्कीमों में ये 5वीं स्कीम है, 2005 में लॉन्च हुई थी। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 मार्क्स में ये ज़रूर आती है कि भाई राइट पॉइंट्स ऑन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नरेगा। ठीक है, सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 claims aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas। तो देखो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये 100 दिन का, मतलब 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने का वादा करती है कि हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे हर घर में, और मतलब 100 दिन का हम आपको काम देंगे। और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस एट द कॉज ऑफ ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन। और ये मतलब कभी कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं पेड़ वगैरह कट रहे हों, सॉइल इरोजन हो रहा हो, तो वहाँ पे भी ये मतलब ये जो नरेगा एक्ट है वहाँ मतलब हेल्प कर, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत गांव में हेल्प पहुंचाई जाती है। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। इस एक्ट के अंतर्गत 1/3 जो जॉब्स हैं वो औरतों के लिए रिजर्व किए गए हैं। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट किसको देती है? द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़। मतलब ये स्कीम कितनों को दे चुकी है, एम्प्लॉयमेंट कितनों को दे चुकी है? 220 करोड़ लोगों को। ठीक है, 220 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है। और कितने घरों में ये स्कीम फायदा दे चुकी है? 4.78 करोड़ घरों में। द शेयर ऑफ SC/ST वुमन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%, 17% एंड 53%। इस स्कीम में जो SC वाले हैं उनको 23% फायदा, मतलब 23% SC वालों को फायदा हुआ है, ST वालों को 17% फायदा हुआ है और वुमन को 53% फायदा हुआ है। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 in 2006 and 2007
फ्रॉम 65 टू 132, मतलब पहले 65 रुपीज़ दिए जाते थे, अब 132 दिए जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मतलब नरेगा स्कीम है। नरेगा स्कीम का क्या एम है कि 100 दिन का काम देना है, मतलब 3 महीने का काम देना है, और रूरल एरियाज़ में, गांव में है, ठीक है, गांव में 3 महीने का काम देना है। और इसमें अगर कभी सूखा वगैरह पड़ जाए, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन हो जाए, तो उसमें ये एक्ट हेल्प करती है। और 1/3 1/3 जॉब्स औरतों के लिए रिजर्व किए गए हैं स्कीम के अंतर्गत। ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट देती है 220 करोड़ लोगों को दे चुकी है एम्प्लॉयमेंट, और 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स को भी दे चुकी है। और एससी का इसमें है 23% भाग, एसटी का 17% और वुमेन का 53%। और 65 से पहले 65 एवरेज वेज था, मतलब इतना दिया जाता था, 65 पहले एवरेज वेज था 2006-2007 में, जो बढ़ के 132 हो गया 2013-2014 में। सो नरेगा में आपको 5 पॉइंट लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। 5 पॉइंट कौन सी लिखोगे आप? पहली पॉइंट लिखोगे कि भाई 100 दिन का वादा करती है ये स्कीम, और सस्टेनेबल डेवलप ड्रॉट वगैरह, ये जो ड्रॉट डिफॉरेस्टेशन इसमें, फिर 1/3 वुमेन के लिए रखे गए हैं, फिर 220 करोड़ घर 220% को हेल्प कर चुकी है, 4.78 घरों को हेल्प कर चुकी है, औरतों के लिए इतना है, एससी के लिए, एसटी के लिए इतना है, ठीक है। सो ये है आपकी नरेगा स्कीम, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अभी लास्ट टॉपिक की ये जो पावर्टी, हमने पूरा चैप्टर पढ़ दिया। अब पावर्टी रिडक्शन होगा कैसे, मतलब अगले 10 से 15 साल, आने वाले 10 से 15 सालों में पावर्टी रिडक्शन होगा कैसे। सो कैसे होगा पावर्टी रिडक्शन? पेज नंबर 40 पे, पावर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। जो पावर्टी रिडक्शन है वो अगले 10 से 15 सालों में होगा। कैसे हो सकता है? ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर भाई हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाए, स्ट्रेस, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, छोटे बच्चों को 5th तक या 7th तक। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारा जो आबादी है उसे कंट्रोल किया जाए। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन, औरतों को बढ़ावा दिया जाए। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और जो निचले वर्ग हैं सोसाइटी के उनको भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। सो पावर्टी अगले 10-15 सालों में कैसे कम होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ेगी तब, अगर हम फ्री एजुकेशन देंगे तब, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, और औरतों का एम्पावरमेंट, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सो इस तरह से आपसे कुछ आने वाले सालों में पावर्टी कम होगी, ठीक है। सो इस तरह से, सो दिस वाज द चैप्टर अबाउट पावर्टी। इसमें मेन 5 स्कीमें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। और बाकी चैप्टर तो फुल ईजी था। अभी हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं बच्चों। अब पेज नंबर 40 पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, उसे कैसे नापा जाता है? सो वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर जब पावर्टी लाइन निकाली जाती है, इंडिया में गरीबी रेखा निकाली जाती है, तो क्या देखा जाता है? फूड, क्लोथ, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल। तो ये मतलब ये सब चीज़ों को पहले देखा जाता है और फिर पावर्टी लाइन निकाली जाती है। तो आजकल द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। आजकल मतलब खाना कैसे नापा जाता है? कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural and 2100 calories per person per day in urban, ठीक है। गांव में 2400 कैलोरीज चाहिए और शहरों में 2100। इन कैलकुलेशंस के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन,
The year 2000, the poverty line for a person was fixed at ₹328. 328 अगर महीने का कोई कमाता है तो वो पावर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। और अगर शहर में 454 कमाता है महीने का तो वो पावर्टी लाइन के नीचे है। इट मीन्स अ पर्सन लिविंग इन रूरल एंड अर्निंग, ये वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट्स लिखनी है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। सो आंसर 1 में ये 3 पॉइंट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये देखो, ये आपकी फर्स्ट लाइन, ये वाली फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। ये 3 लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पावर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट। कह रहा है ये जो एस्टिमेशन है, ये जैसे हम पावर्टी निकालते हैं तो क्या ये अप्रोप्रिएट है, ये मेथड सही है। जो आजकल मेथड निकाला जाता है पावर्टी एस्टिमेशन का, क्या वो सही है। आई डोंट थिंक that present methodology of poverty estimation is appropriate, takes into levels of income and consumption only। मतलब जो आजकल पावर्टी का मेथड है, पावर्टी कैसे निकाली जाती है, इनकम से और कंजम्पशन से, भाई कितना इनकम है, कितना यूज़ किया। पर पावर्टी और भी चीज़ों से देखी जा सकती है। कौन कौन सी चीज़ें, इलिटरेसी, भाई साक्षरता हुई, फिर माल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ठीक है। इन सब के हिसाब से भी पावर्टी को आंका जा सकता है। जो प्रेजेंट मेथोडोलॉजी है पावर्टी मापने की वो सही नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खाली इनकम और कंजम्पशन लेवल को ही गिनती है, ठीक है। But in fact, poverty should be looked through other sources such as illiteracy level, lack of general resistance, lack of access due to health care, lack of job, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. ठीक है। तो इस तरह से पावर्टी में ये सारी चीज़ें भी गिननी चाहिए। खाली पावर्टी पैसे की नहीं होती है, हेल्थ, एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये भी पावर्टी कहलाती है, ठीक है। पावर्टी की जो प्रेजेंट मेथड है खाली पैसे के हिसाब से वो गलत है। सब बाकी सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए, भाई इलिटरेसी हुई, माल न्यूट्रिशन हुई, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सब भी, सैनिटेशन, ये सब भी पावर्टी से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये भी आंकने चाहिए जब आप ढूंढने निकलते हो गरीब कौन अमीर कौन, तो ये भी नापना चाहिए सब, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब पावर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। 1973 से पावर्टी कैसी रही है। देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पावर्टी रेशियो फ्रॉम अबाउट 55% इन 1973 टू 36% इन 1993। 20 सालों में 55 से 36 हो गई है पावर्टी, ठीक है। मतलब पावर्टी कम हुई है, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल The proportion of people below poverty line further came to about 26% in 2000. If the trend continues, people below poverty further came down to less than 20% in next few years, ठीक है। अगर इसी तरह से पावर्टी कम होती रही तो फिर 2000 में सिर्फ 26% रहेंगे और आगे आने वाले सालों में 20% से भी कम पुअर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये पावर्टी का ट्रेंड है हमारी इंडिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पावर्टी इन इंडिया। तो मैंने ये डिस्कस ही किया था अभी कॉजेस ऑफ पावर्टी या मेजर रीजंस ऑफ पावर्टी, तो ये सब हो गया है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी इन इंडिया। सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स जो वल्नरेबल हैं, तो सोशल ग्रुप्स कौन है। सोशल ग्रुप्स आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। सोशल ग्रुप्स आर
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड, ठीक है। और जो अमंग इकोनॉमिक ग्रुप्स है, पैसे के हिसाब से कौन है, तो अमंग इकोनॉमिक ग्रुप्स आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, ठीक है। सोशल के हिसाब से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिक के हिसाब से सारे लेबर, ठीक है। इस तरह से सोशल और इकोनॉमिक पुअर ग्रुप्स हम निकाल सकते हैं। मतलब वल्नरेबल टू पावर्टी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जल्दी पुअर हो जाएंगे, मतलब ये लोग जल्दी पुअर हो सकते हैं। वैसे वल्नरेबल मतलब जल्दी, भाई जल्दी हो जाए वैसा। क्वेश्चन 6, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज पावर्टी इन इंडिया। अलग अलग स्टेट्स में क्या पावर्टी होती है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। सबसे ज़्यादा केरला में मतलब खुशहाली है, सबसे ज़्यादा केरला अच्छा है और सबसे खराब बिहार है, ठीक है। हमने वो भी डिस्कस किया था, वही लिखना है आपको क्वेश्चन 6 में, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द ग्लोबल पावर्टी ट्रेंड्स। ग्लोबल पावर्टी ट्रेंड्स मतलब आजकल पावर्टी का क्या हाल है, मतलब दुनिया में। ये भी हमने डिस्कस किया ही था, मैं फिर से नहीं कर रही हूँ, ये अभी अभी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पावर्टी एलिवेशन। गवर्नमेंट आजकल क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है पावर्टी को कम करने के लिए। द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पावर्टी एलिविएशन इज बेस्ड ऑन 2 प्लान्स। 2 चीज़ों पे बेस्ड है। कौन सा? पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, और सरकार एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स भी चला रही है। आप ये 2 लाइनें लिख के यहाँ तक, फिर इसके बाद वो 5 प्रोग्राम्स मैंने लिखाए थे ना, वो लिख देना, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। ये खाली 2 लाइनें लिख लेने की, भाई प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पावर्टी? आपके हिसाब से ह्यूमन पावर्टी क्या है? ठीक है, ह्यूमन पावर्टी इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज बियॉन्ड लिमिटेड व्यू ऑफ पावर्टी ड्यू टू लैक ऑफ इनकम। इट रिफर्स टू डिनियल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब पावर्टी क्या है? पावर्टी इनकम से कहीं आगे है। हम सोचते हैं पावर्टी मतलब पैसे की कमी होना, और भी है इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज से इंसान छूट जाता है, वंचित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? सबसे गरीब कौन है हमारी सोसाइटी में? सबसे गरीब हैं वुमन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। ठीक है, वुमन, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल सबसे गरीब माने जाते हैं, क्योंकि जब देखभाल की बारी आती है तो इनकी देखभाल नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? मतलब नरेगा के मेन फीचर्स क्या हैं? 100 दिन का रोजगार देता है। आपने पढ़ा था, आज ही पढ़ा है, मैंने बताया कि 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है। और इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो नरेगा भाई 1/3 औरतों को जॉब्स देता है, और अगर ना मिले तो फिर भाई मतलब गारंटी देता है कि हम जॉब देंगे। ठीक है, अच्छा अब एमसीक्यूज देख लेते हैं थोड़े से। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? NSSO का फुल फॉर्म क्या है? ए क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया लिव इन पावर्टी? इंडिया में कितने लोग गरीब हैं?
260, 200, 150 या 100। सो कितने लोग गरीब हैं? 260 मिलियन। 260 मिलियन लोग गरीब हैं। थर्ड है व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारी इंडिया ने सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज कौन सा फेस किया है? सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया है पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच आर द मोस्ट वल्नरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स टू पॉवर्टी इन इंडिया। कौन से ग्रुप्स जल्दी पुअर हो सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक? सो सोशल में कौन कौन है? सोशल में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और इकोनॉमिक में यंग पीपल, सम अपर कास्ट पीपल। या इसमें आपको इन चार में से ऑप्शंस चूज करने हैं। विच आर द मोस्ट वल्नरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स टू पॉवर्टी। सो सबसे ज़्यादा पुअर होने वाले ये ए हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। ये लोग सबसे ज़्यादा गरीब होने की कगार पे होते हैं। क्वेश्चन 5, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इन सब में से सबसे गरीब कौन है? वुमन, एल्डरली पीपल, फीमेल इन्फेंट्स या ऑल ऑफ दिस। तो ये सब गरीब हैं, औरतें, बूढ़े और छोटी बच्चियां। विच आर द 2 पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया के सबसे 2 पुअर स्टेट्स, तो बिहार है। सो सबसे पुअर स्टेट्स इंडिया के कौन से हैं? ए, ओडिशा एंड बिहार, ठीक है, ओडिशा एंड बिहार सबसे पुअर स्टेट्स हैं। 7th, when was the National Food for Work प्रोग्राम लॉन्च्ड। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? सो ये लॉन्च हुआ था सी इन 2004। क्वेश्चन 8, इन रूरल एरियाज ऑफ इन इंडिया द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे। गाँव में एक जने को कितनी कैलोरी चाहिए? सो गाँव में एक जने को 2400 कैलोरी चाहिए, 2400, ठीक है। 9th नंबर देखें, विच स्टेट्स हैव ट्रेडिशनली सक्सेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ। 9th नंबर देखें, 9th नंबर, विच स्टेट्स हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। कौन से स्टेट्स ने एग्रीकल्चर की मदद से पॉवर्टी कम की है? सो कौन से स्टेट्स हैं? सो पंजाब एंड, कौन से स्टेट है दूसरा? पंजाब एंड हरियाणा, सी, पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन 10, व्हाट हेल्प्ड वेस्ट बंगाल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी कम करने के लिए क्या किया गया? सो वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी कम करने के लिए लैंड रिफॉर्म मेजर्स किए गए, ठीक है, लैंड में मेजर्स किए गए, लैंड रिफॉर्म मतलब बदलाव लाया गया, ठीक है। सो इस तरह से वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी को लैंड देके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करके सॉल्व किया गया। अभी हम थोड़े से 1 मार्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के। जो भी आप देख रहे हो वो सब आपको लिखना है, ठीक है, सब लिखना है। वो 1 मार्क के देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारी इंडिया ने सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज फेस किया है? तो पॉवर्टी। सेकेंड, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गरीबों के गरीब कौन होते हैं? सो वुमन, एल्डरली पीपल और फीमेल इन्फेंट, छोटी बच्चियां, ठीक है, ये लोग होते हैं गरीबों के गरीब। थर्ड, गिव अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। सो पॉवर्टी का एग्जाम्पल दो बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, मतलब निकाल देते हैं समाज से वो कौन होते हैं? पुअर। द वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन विच पीपल बिलोंगिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो सोशल एक्सक्लूजन मतलब सोशली निकाल देते हैं, तो मतलब कोई अगर नीच जात का होता है, कम जात का होता है, तो उसको निकाल ही देते हैं, कुछ से अलग कर देते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कैसे नापी जा सकती है? तो इनकम और कंजम्पशन, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन, कितना कमाते हो, कितना यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज हायर देन दैट इन अर्बन एरिया। रूरल एरिया में क्यों ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है, अर्बन एरिया में कम क्यों चाहिए होती है, ठीक है। सो कारण क्या है?
It is because people living in rural areas engage themselves in more physical work than people living in urban area. मतलब जो लोग गांव में रहते हैं वो अपने आप को पूरा दिन काम में बिजी रखते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं तो उनको कैलोरी ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज NSSO? व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म? NSSO क्या है और वो कौन सा काम करती है? तो NSSO स्टैंड्स फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या है? द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्विस। इसका काम है सर्वे लेना और सर्वे लेके बताना कि पॉवर्टी लाइन कहाँ है। क्वेश्चन 7, विच आर द 2 पॉवर्टी रिडन स्टेट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के 2 पुअर स्टेट्स के नाम लो, तो बिहार एंड उड़ीसा। क्वेश्चन 8, विच आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स टू पॉवर्टी अमंग इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया? सबसे ज़्यादा गरीब होने वाले ग्रुप्स कौन से हैं इकोनॉमी के हिसाब से? सो इकोनॉमिक में मतलब पैसे के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीब होने वाले कौन से हैं? रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, ठीक है। गांव में जो एग्रीकल्चर करते हैं खेती और शहरों में जो कैजुअल लेबर करते हैं वो जल्दी गरीब हो जाते हैं। क्वेश्चन 9, व्हेन इज अ पर्सन कंसिडर्ड पुअर? किसी को पुअर कब बोलते हैं हम, ठीक है। सो अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल नीड्स। कब पुअर होता है? जब उसकी जो इनकम है वो मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर जाती है, तब हम कहते हैं वो गरीब है, मतलब बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी होती है तब। क्वेश्चन 10, विच सोशल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी 1990s? 1990s में कौन से सोशल ग्रुप में गरीबी में कमी आई है? सो द शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स। इन तीनों में अभी पॉवर्टी की कमी आई है। किन किन में? शेड्यूल कास्ट अब धीरे धीरे कम गरीब है, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स और अर्बन कैजुअल लेबरर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। पॉवर्टी की कमी किन किन में आई है? केरला में, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। इन सारे राज्यों में पॉवर्टी गिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, हाउ डिड दे मेक इट? पंजाब और हरियाणा में गरीबी कम क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खेती बाड़ी बढ़ा दी है। सो क्या है आंसर? These states have reduced poverty with the help of high agricultural growth rates। मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा किया है कि इनकी गरीबी मिट गई। क्वेश्चन 13, हाउ हैव आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिड्यूस्ड पॉवर्टी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने कैसे गिराई? सो दीज स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये लोग राशन पे मतलब फ्री में या बहुत कम दामों में फूड ग्रेन बांटते हैं। हाउ इज पॉवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया? ऑल दोज पर्सन्स लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे आर कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली पुअर। मतलब जो पर्सन एक दिन से भी कम डॉलर कमाते हैं उन्हें हम बहुत गरीब मानते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 15, what led to the substantial decline in poverty in China and Southeast Asian countries? पावर्टी चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कम क्यों हो गई है? सो कारण है एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, एंड मासिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सब पे खर्चा करें। तो ये 2 कारण हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे 15 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, और इसके पहले हमने 10 MCQ किए, और उससे पहले हमने NCERT डिस्कस की, और उससे पहले हमने टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक में हमने पॉइंट्स लिखे।
आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी हैं और मुझे व्हाट्सएप करनी है। सारा चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इजी चैप्टर है। और ख़ास करके लास्ट वाला टॉपिक मैंने बताया था, वो 5 योजनाएं हैं, वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर वर्क। चलें, थैंक यू।